अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम ही नाज़रीन का SK एजुकेशन क्लासेस में खैर मकदम है। आप सभी का हमारे चैनल पे दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बखैर और आफ़ियत से होंगे और इस दुआ के साथ कि आप सभी खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज हम आपके लिए 12वीं जमात की निसाब गुलिस्तान अदब की दूसरी यूनिट लेकर हाज़िर हुए हैं। हमारी पहली यूनिट थी मकतूब निगारी, जिसके बारे में हम आपको गुज़िस्ता वीडियो में बता चुके हैं। हमारी दूसरी यूनिट है जिसका नाम है तनक़ीदी मज़मून, जिसका ये पहला सबक है, खोजी एक मुताला। तनक़ीदी मज़मून किसे कहते हैं, तनक़ीदी मज़मून क्या होता है, ये सब हम आपको गुज़िश्ता वीडियो में बता चुके हैं कि किसी सिन्फ़ में उसकी अच्छाइयों को और बुराइयों को, उसकी खूबियों और उसकी ख़ामियों को अलग अलग वाज़ेह तौर पर नुमायाँ करना और अपनी राय ज़नी करना क्या कहलाता है, तनक़ीदी मज़मून कहलाता है। खोजी एक मुताला, ये सबक एक तनक़ीद है। ये तनक़ीद किस पर है? ये तनक़ीद है एक नावल फसाना आज़ाद पर। यह नावल पंडित रतन नाथ सरशार ने लिखा था। सैयद एहतशाम हुसैन ने उस नावल के ऊपर तनक़ीद की है। ये नावल करीब 1878 ईस्वी में लिखा गया था। लगभग 4000 पेज का ये नावल था। इस नावल का जो हीरो था वो था आज़ाद, और इस हीरो के मुखालिफ जो दूसरा हीरो था वो था खोजी। यकीनन हीरो के बारे में सभी तारीफ़ करना पसंद करते हैं। एक हीरो के पीछे ही सारा नाटक, सारी फ़िल्म, सारे किरदार, सभी सबसे ज़्यादा अहम जो होता है वो होता है उसका हीरो। लेकिन सैयद एहतशाम हुसैन ने इस बात का भी ख्याल रखा है कि इस नावल में जितना ज़्यादा अहम हीरो का किरदार है, आज़ाद का किरदार है, उतना ही अहम किरदार खोजी का है। खोजी का इस नावल में क्या अहमियत है, खोजी की इस नावल में क्या अहमियत है, उसका किरदार इस नावल में कितना अहम है, इन सभी बातों को सैयद एहतशाम हुसैन ने तनकीद के ज़रिए बताया है। आइए हम पढ़ते हैं खोजी एक मुताला, जिसमें सैयद एहतशाम हुसैन ने इस नावल में या इस तनक़ीद में इस नावल की तमाम वजाहतें और इस नावल में जो सबसे ख़ास किरदार आपने जो मुंतखब किया है खोजी, उसको आपने अपने अंदाज़ में किस तरह पेश किया है, ये हम इस सबक में पढ़ेंगे। देखते हैं आज का सबक। इस मज़मून में कई तरह के मुश्किल अल्फाज़ों का इस्तेमाल किया गया है, तो मैं चाहता हूँ आप सभी उन मुश्किल अल्फाज़ों को नोट डाउन करते चलें, ताकि इम्तिहान में अगर आपको इस सबक में से कोई पैसेज दे दिया जाए और आपसे कहा जाए कि दी गए सिबाक की सियाक व सिबाक के साथ तशरीह कीजिए, तो आपको उसकी तशरीह करने में किसी तरह की मुश्किल पेश ना आए। इसलिए आप उन तमाम मुश्किल अल्फाज़ों को बग़ौर सुनिए और उनको नोट डाउन करते चलिए, उनको लिखते चलिए, ताकि आपको आगे किसी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। शुरू करते हैं सबक। कभी कभी तो खोजी पर गौर करते हुए ये ख्याल पैदा होता है कि उसे सिर्फ़ लखनऊ का इंसान समझना उसकी अज़मत और आफाक़ियत की तौहीन है। वो हर ऐसे अहद में पैदा होता है जब उस दौर की सदाकत पर शक होने लगता है। सैयद एहतशाम हुसैन ये बता रहे हैं कि उसे सिर्फ़ एक लखनऊ का इंसान समझना उसकी अज़मत, उसकी इज़्ज़त और आफाक़ियत कहते हैं यूनिवर्सलिटी की तौहीन है, उसका अपमान है। ये एक ऐसा किरदार है जो सिर्फ लखनऊ का नहीं, जो सिर्फ हिंदुस्तान का नहीं, बल्कि पूरे जहान में ये किरदार पाया जाता है। ये कोई आम किरदार नहीं, ये बहुत ख़ास किरदार है जो हर मुल्क में या पूरे जहान में किरदार पाया जाता है। सिर्फ लखनऊ का किरदार कहना इसके लिए मुनासिब नहीं हो सकता। जब उस दौर की सदाकत पर शक होने लगता है, वो ऐसे अहद में पैदा होता है, उस दौर में पैदा होता है जब उस दौर की सदाकत पर, यानी उसी दौर की सच्चाई पर क्या होने लगता है, शक होने लगता है। तो ऐसे दौर में किसका जन्म होता है? खोजी जैसे किरदारों का जन्म होता है। वो शेक्सपियर को फॉल्स्टॉफ और किंग लियर के दरबारी ज़रीफ़ की शक्ल में मिला था।
सर्वेंटीज़ ने उसे डॉन क्विक्सोट और सिंको पाइंजा के लिबास में पाया था। सरशार ने उसे खोजी के भेस में ढूंढ निकाला और मुंशी सज्जाद हुसैन ने उसे हाजी बगलूल कहकर पुकारा। यानी कि ये जो खोजी का जो किरदार है, इसको खोजी के अलावा और भी नामों से जाना जाता है। यानी कि जिस तरह का खोजी में जो खसूसियत पाई जाती थी, खोजी के किरदार में जो खासियतें पाई जाती थी, इन खसूसियतों वाले किरदारों को और भी मुसन्निफ़ों ने इस्तेमाल किया है। यहाँ पर कुछ और मुसन्निफ़ों के नाम दिए गए हैं, जैसे शेक्सपियर जो कि एक ब्रिटिश लेखक हैं, दूसरा सर्वेंटीज़ जो कि इटली के लेखक हैं, इटली के मुसन्निफ़ हैं, और एक नाम दे रखा है सरशार यानी पंडित रतननाथ सरशार जिन्होंने फसाना आज़ाद लिखा है, एक नाम दे रखा है सज्जाद हुसैन। तो इन लोगों ने भी खोजी जैसी खसूसियत वाले किरदारों को अपनी नावलों में, अपने किरदारों में पेश किया है, जिनको फॉल्स्टॉफ, किंग लेयर और सज्जाद हुसैन ने बगलूल खां और सरशार ने खोजी के रूप में इन सभी किरदारों को इस्तेमाल किया, और इन सभी किरदारों में एक ही जैसी खसूसियत पाई जाती थी। इस तरह खोजी सिर्फ़ एक लखनऊ का किरदार नहीं बल्कि पूरी दुनिया का किरदार है। इस किरदार की जो खासियतें हैं वो अलग अलग देशों के कई सारे लेखकों ने इस तरह के किरदार को इस्तेमाल किया है। वो हर दफ़ा आकिलों की दुनिया पर तनक़ीद करने के लिए उठता है और अपनी अहमकाना बातों से बहुत सी ऐसी सदाकतों की तरफ इशारा कर देता है कि संजीदगी जिसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वो हर दफ़ा आकिल यानी अक्लमंद लोग अपनी अहमक कहते हैं बेवकूफ़ को, और अहमकाना यानी बेवकूफ़ी भरी बातों से सदाकतों यानी सच्चाई की तरफ इशारा करता है। संजीदगी यानी गंभीरता, मुतहम्मिल यानी बर्दाश्त करना। यानी जब आकिलों की, जब समझदार लोगों की बातें हुआ करती है तो वो हर बार उन पर तनकीद करता है, यानी उस पर आपत्ति जताता है, हर बार अपनी बात को बढ़ा चढ़ाकर बीच में कहने की को ज़रूरी समझता है, और उसकी बेवकूफ़ी बातें ऐसी होती है कि संजीदा लोग संजीदगी वाली बातें, गंभीरता वाली बातों को, एक गंभीर इंसान उसकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसकी बातें कुछ इस तरह की बेवकूफ़ी भरी उसकी बातें हुआ करती थी, लेकिन उसे हर बार अक्लमंदों की बातों में, अक्लमंदों की बहस में बीच में बोलना, अपना वो रवैया अख्तियार किया करता था। उसका ये तरीका था, यही उसका चाल चलन, यही उसका ढंग था। हाँ, ये ना भूलना चाहिए कि लखनऊ और सरशार खोजी ही को जन्म दे सकते थे। अब यहाँ पर नाम आया है लखनऊ का, कि लखनऊ ही खोजी को जन्म दे सकता था, सरशार ही खोजी को जन्म दे सकता था, खोजी जैसा किरदार लखनऊ ही में पैदा हो सकता था। ये यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि जब 1857 में मुल्क की आज़ादी के लिए जो पहली जंग अज़ीम की गई थी, मुल्क की आज़ादी के लिए जो पहली बार जंग छेड़ी गई थी, जंग लड़ी गई थी, उस वक्त के हालात में, उसके बाद हमारे मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा बुरे से और ज़्यादा बुरे यानी बदतर हालात हो चुके थे। उन हालातों में जब मुल्क के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, उसी दौर में लखनऊ के लोग, लखनऊ के नवाब लोग अपनी रईसाना ज़िंदगी में मशगूल थे। उनको इस बात की फ़िक्र ना थी कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, वो अपनी रईसाना ज़िंदगी में, अपनी ऐश परस्ती की ज़िंदगी में मसरूफ़ थे, मशगूल थे। और उनकी इसी बातों को लेकर जब ऐसे बेवकूफ़ों भरे काम किए जा रहे थे, तो ऐसी बेवकूफ़ों भरी मजलिस में, ऐसे बेवकूफ़ों भरे ठिकाने में खोजी जैसे किरदार का जन्म लेना मुनासिब था। जाहिर सी बात है, ऐसा होना ही था। इसलिए एहतशाम हुसैन लिखते हैं कि सरशार और लखनऊ मिलकर ही खोजी को जन्म दे सकते थे। खोजी से हमारी पहली मुलाकात नवाब साहब के तारीख़ी बटेर सफ़े शिकन अली शाह के गुम हो जाने के वक्त होती है, जहां बहुत से मुसाहिब नवाब साहब को बटेर की गुमशुदगी पर ताज़ियत दे रहे हैं। वहां खोजी भी है, यानी कि नावल की शुरुआत जब होती है, नावल की शुरुआत में खोजी किरदार को जब सबसे पहले सामने लाया जाता है, वो तब होता है जब नवाब साहब, यानी जो इस नावल के में नवाब हैं, नवाब जुल्फ़िकार, उनका बटेर होता है और बटेर उनका खो जाता है, गुम हो जाता है, यानी कि दूसरे बटेरों के साथ उड़कर चला जाता है। ये बहुत तफसीली, बहुत ही
तवील नावल है, लगभग 4000 पेज का नावल है। जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको पूरी दास्तान के बारे में, पूरे नावल के बारे में, पूरी कहानी के बारे में आपको पता चलेगा। यहाँ पर सिर्फ उन बातों को, छोटी छोटी बातों को चुन चुन कर लिया गया है ताकि आपको उन बातों से रोशनास कराया जा सके, आपको बताया जा सके कि आखिर इस नावल में खोजी की क्या भूमिका रही है, उसका किरदार कितना अहम रहा है। तो यहाँ पर देखिए कि नवाब साहब का तारीखी बटेर खो जाता है, यानी वो कहते हैं मेरा बटेर बहुत ज़्यादा कीमती है, बहुत ज़्यादा अनमोल है। अब आप सोचिए कि नवाब होने के नाते एक नवाब का क्या, नवाबों का काम यही है बटेर पालना करना, ये उनका काम नहीं है, ये उनकी शोभा, ये उन्हें शोभा नहीं देता, ये उनके लिए गैर मुनासिब बात है। पर फिर भी इस नावल में इस तरह उनको पेश किया गया है कि उनका एक बटेर होता है जिसका नाम भी बहुत अजीब व गरीब नाम रखा है, सफ़े शिकन अली शाह। सफ़े शिकन, सफ़ कहते हैं कतार को, शिकन कहते हैं तोड़ने को। उनका बटेर कुछ इस तरह का था, सफ़ेद शिकन यानी कतारें की कतारें तोड़ता चला जाता था, लाइनें चीरता हुआ बीच में से निकल जाया करता था। इतना ज़्यादा वो बहादुर उस बटेर को बताया गया है, कुछ इस तरह का उसका नाम रखा गया है। जहाँ बहुत से मुसाहिब नवाब साहब को बटेर की गुमशुदगी पर ताज़ियत दे रहे हैं। मुसाहिब कहते हैं वहाँ के नौकर चाकर को, ताज़ियत यानी तसल्ली दे रहे हैं कि आप चिंता ना करिए, आप परेशान ना होइए, आपका बटेर आपको मिल जाएगा, तसल्ली दे रहे हैं। और उसी तसल्ली देने वाली जगह पर खोजी भी वहाँ पर मौजूद है। जब सभी जगह तसल्ली का दौरा चल रहा है, उसमें कोई ख़ुसूसियत ऐसी ज़रूर है कि वो बहुत जल्द हमें अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है। खोजी में कुछ ऐसी बात तो है कि वहाँ पर बहुत से लोग हैं, लेकिन खोजी अपनी तरफ अपना लोगों का ध्यान आकर्षित कर लेता है। उसमें कुछ ऐसी ख़ास बात तो ज़रूर है। उसकी तेज़ ज़बानी यानी उसका तेज़ बोलना, फटाफट बोलना, जल्दी बोलना, तेज़ ज़बानी, उसके फ़िक्रे यानी वाक्य, उसके बोलने वाले, उसके मिसरे, उसके ज़बान से निकले गए अल्फाज, वाक्य, उसकी खालिस अफ्यूनियों की सी गुफ्तगू। अफ्यून एक तरह का नशा हुआ करता है, जो अफ्यून का नशा करते हैं, यानी एक अफ्यूनियों की सी गुफ्तगू, अफ्यून का नशा करने वाले लोगों की बातचीत, उस तरह का उसका बोलने का तरीका। सब में एक ज़हीन भांड की कैफियत है। भांड एक तरह की कौम हुआ करती है जो कि बहुत तेज़ बोलने जाने से मशहूर है। तो एक ज़हीन भांड, एक बहुत समझदार भांड की उसमें कैफियत, एक समझदारी उसके अंदर मौजूद है, इस तरह उसको पेश किया गया है। शुरू में ऐसा नहीं मालूम होता कि आगे बढ़कर उसकी हस्ती अफसाने पर छा जाएगी और जहाँ वो ना होगा वहाँ फसाना आज़ाद की दिलकशी को गहन लग जाएगा। यानी शुरू में जब नावल शुरू होता है, नावल में एक एक किरदार का जब तारुफ कराया जाता है, जब कहानी धीरे धीरे शुरू हुआ करती है, तो उस वक्त ये नहीं लगता कि हाँ इसका छोटा मोटा रोल है, इसका छोटा मोटा किरदार है जो इस वक्त चल रहा है और थोड़ी देर बाद इसका किरदार ख़त्म हो जाएगा, या इसकी इतनी अहमियत नहीं है। और ये हम कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते थे उसके किरदार से कि इसका किरदार कुछ ऐसा होगा कि नावल के अंत तक, नावल के एंड तक ये अपनी एक छाप छोड़ जाएगा हमारे जहन में। और हम बार बार इसका इसरार करेंगे, हम बार बार इस बात पर गौर करेंगे कि खोजी अब कब आएगा, अब खोजी का किरदार वापस सामने कब आएगा। बार बार नॉवल में हम उसकी तमन्ना रखेंगे, ये इच्छा रखेंगे, और जब खोजी नहीं होगा तो नावल के साथ खुश्क सा लगने लगेगा। इस बात का हमें शुरू में अंदाज़ा नहीं होगा जब हम नावल ये पढ़ेंगे। लेकिन जब नवाब साहब की ज़बानी ये मालूम होता है कि खोजी की उम्र 60 साल है, तो हमें उसकी बातों में एक तरह का मज़ा आने लगता है। और जब नवाब साहब के ज़रिए इस बात का पता लग जाता है कि खोजी की उम्र कितनी है, 60 साल, तो खोजी की जो बेढंगी बातें होती हैं, हम उसके अंदर एक मज़ा सा आने लग जाता है। कहते हैं ना कि 60 साल का इंसान है, 60 साल का बुढ़ा है, सठिया गया है, पर सठियाने वाली बात नहीं, उसमें एक ऐसी तासुरात है, उसकी बातों में ऐसा असर है कि जो मैं पढ़ने में, उसकी बातों को सुनने में एक अलग सा मज़ा देती है। वो अपने ख्याल में संजीदगी से राय दे रहा है, लेकिन हर शख्स उसे छेड़ता है। उस बेचारे की शक्ल ही ऐसी है कि जब वो संजीदगी से भी बात करता है तो हर शख्स उसे छेड़ता रहता है। उसकी शक्ल की बनावट ही कुछ ऐसी है, उसका किरदार ही कुछ इस तरह है कि हर शख्स उसे छेड़ने पर आमादा हुआ रहता है। वो भी खामोश नहीं रह सकता, और उस बेचारे की मजबूरी ये है कि वो खामोश नहीं रह सकता, वो चुप नहीं रह सकता। जब लोग बोलते हैं, जब कोई इसे छेड़ देता है, तो वो भी उसकी बातों का बराबर जवाब दे दिया करता है। हर बात का जवाब देना ज़रूरी है, हर जगह अपनी बरतरी जताना ज़रूरी है, और हर शख्स पर तनकीद लाजमी है। यानी हर बात, जब भी कहीं मसला चल रहा है, जब भी कहीं कोई मामला चल रहा है,
तो मामला किसी का भी हो, मसला कोई भी हो, हर बार अपनी बात को बीच में घुसेड़ना, अपनी बात को बीच में डालना वो ज़रूरी समझता है। और हर बार अपने आप को बढ़तरी बताना, यानी अपने आप को बढ़तरी, बड़ा चढ़ाकर बताना, अपने आप को बड़ा बताना, ये वो क्या समझता है, ज़रूरी समझता है। और हर मसले में, हर मामले में तनकीद करना वो लाजमी समझता है, यानी हर मामले में अपनी आपत्ति जताना या अपने आप को बड़ा चढ़ाकर उस बात को आपत्तिजनक बताना, ये वो ज़रूरी समझता है। यहीं हमें उसकी सीरत के इब्तदाई नक़ूश मिल जाते हैं, जिनका ज़्यादा हिस्सा किताब के ख़त्म होने तक बाकी रहता है। यानी यहीं से हमें पता लग जाता है, नक़ूश कहते हैं नक्शे की जमा है नक़ूश, यानी यहीं से हमें पता लग जाता है उसका नक्शा, उसकी सीरत, उसका व्यवहार, उसका कैरेक्टर कैसा है। कब? जब नावल शुरू होता है तो नावल की इब्तिदा में ही उसकी हमें सारी बातें पता लग जाती है कि हाँ, कि उसका रवैया, उसका बोलने चालने का ढंग और उसका किरदार किस तरह का इस नावल में रखा गया है। और वही किरदार नावल के अंत तक, नावल के ख़त्म होने तक उसका किरदार वैसा ही बना रहता है। उसके डरने और नफ़रत करने की चीज़ों में पानी है, जिसके नाम से वो पनाह मांगता है, यानी उसे किस चीज़ से डर लगता है, पानी से डर लगता है। आगे चलकर उसमें कुम्हार और बू ज़ाफ़रान का इजाफ़ा हो जाता है, यानी पहले उसे पानी से डर लगता है, लेकिन जब नावल का जैसे जैसे नावल आगे चलता है, नावल की कहानी जिस तरह आगे धीरे धीरे बढ़ती है, तो उन चीज़ों में इजाफा हो जाता है। कुम्हार से भी नफ़रत करने लग जाता है, ज़ाफ़रान की बू यानी ज़ाफ़रान केसर की खुशबू से वो धीरे धीरे नफ़रत करने लग जाता है, नापसंद करने लग जाता है। उसकी पसंद की चीज़ें अफ़यून और गन्ना है, लेकिन उसे किस चीज़ से ज़्यादा लगाव है? अफ़यून एक नशा है और गन्ने से उसे क्या है, लगाव है, उसे पसंद है। चूँकि उसका किरदार मुबालगा आमेज़ और गैर मुअतदिल है, इसलिए उसकी पसंदीदगी और नापसंदीदगी, मोहब्बत और नफ़रत, हर चीज़ जल्द जल्द नुमायाँ होती रहती हैं। चूँकि उसका किरदार मुबालगा आमेज़ यानी बढ़ा चढ़ा कर रखने वाला, बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहने वाला, कुछ इस तरह का उसका किरदार है जो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किरदार है उसका। गैर मुअतदिल कह सकते हैं, जिसमें एतदाल ना हो। एतदाल मतलब बैलेंस, जिसमें कोई बैलेंस ना हो, कुछ इस तरह का उसका किरदार रखा गया है। यानी एक इंसान का तरीका होता है कि या तो वो मयार से थोड़ा कम बोले या होता है थोड़ा ज़्यादा बोले, पर उसका किरदार कुछ ऐसा है कि वो हद से ज़्यादा ही बोला करता है। उसके ज़्यादा बोलने की वजह से, उसके बड़बोलेपन की वजह से, उसकी नापसंदीदगी और पसंदीदगी के जो चीज़ें उसे पसंद है और जो चीज़ें उसे नापसंद है, उन सब चीज़ों के बारे में, उसकी मोहब्बत और उसकी नफ़रत के बारे में, उसको जो चीज़ें अच्छी लगती है, जिन चीज़ों से वो नफ़रत करता है, जिन चीज़ों को पसंद करता है, वो सारी ही बातें फटाफट यानी नावल के शुरुआत में ही पता लग जाती हैं, नुमायाँ होती हैं। नुमायाँ यानी स्पष्ट हो जाती हैं। खोजी अपनी आम गुफ्तगू में अपना मज़हब और अपनी कौमियत हिंदुस्तानी ज़ाहिर करता है। यानी खोजी से जब भी कोई इसका मज़हब पूछता है तो खोजी अपना मज़हब, अपना धर्म क्या बताता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ। लेकिन जब तहज़ीब के इम्तिहान का वक्त आता है तो वो खालिस मुसलमान बन जाता है। लेकिन बात जब आती है तहज़ीब की, बात जब आती है सभ्यता की, तो वो खालिस यानी शुद्ध मुसलमान वो क्या कहलाता है? अपने आप को मुसलमान ज़ाहिर करता है। और वैसे जब कोई इसका धर्म पूछता है तो अपने आप को क्या बताता है? अपना मज़हब भारतीय बताता है, हिंदुस्तानी बताता है। क़दीम और जदीद में उसके इंतखाब और इज्तनाब की हदें वाज़ेह हो जाती हैं। यानी क़दीम और जदीद ये दोनों एक दूसरे के तज़ाद अल्फाज हैं। क़दीम का मतलब प्राचीन, पुराना हुआ करता है, जबकि जदीद का माना नया, नवीन हुआ करता है। यानी नावल में ऐसे मामलात पेश आते हैं, ऐसी घटनाएं पेश आती है जिससे खोजी के नए और पुराने को जब चुनने की बात आया करती है तो वो नए ज़माने की चीज़ों में और पुराने ज़माने की बातों में किसको चुनता है, किन बातों से वो परहेज़ किया करता है, किन बातों से दूर रहा करता है, ऐसे मामला भी नावल में पेश आते हैं। जैसे कि वो सड़क के किनारे बैठे हुए कबाबिये के यहाँ से कबाब ख़रीद कर खाने को बुरा नहीं समझता, क्योंकि ऐसा होता आया है। लेकिन होटल में जाकर खाने को वो शरअन नाजायज़ ख्याल करता है, क्योंकि उसे यकीन है कि वहाँ शराब ज़रूर पीना पड़ती है और सूअर के गोश्त से तो छुटकारा ही नहीं। यानी उसका ऐसा मानना है, वो जब सड़क के किनारे बैठा हुआ कबाब यानी कबाब बनाने वाला, वहाँ से कबाब खरीद कर खाना तो मुनासिब समझता है, सही समझता है, लेकिन
अब जो होटलें खुली है, अब होटल में जो खाना खाया जाता है उसको बुरा समझता है, यानी वो नए कल्चर को, इस नई सभ्यता को बुरा समझता है। वो पुरानी सभ्यताओं को जब सड़कों के किनारे बैठे हुए लोगों से खाना लेकर खाया जाता था, वो यही देखता आया है। उसने अपने बाप दादाओं को, उसने अपनी पुरानी पीढ़ियों को यही करते देखा था, इसलिए उसने इन चीज़ों को सही समझा है। और होटल में खाना उसने शरअन कहते हैं कानूनी, उसने गलत समझा है, उस चीज़ को गलत मानता है कि ये नई सभ्यताएं हैं, वहाँ पर तो शराब पीनी पड़ती होगी, वहाँ पर तो गंदा खंजीर का गोश्त खाया जाता होगा। इन बातों से वो परहेज़ करता है, इन बातों से वो दूर रहा करता है, यानी उस नई सभ्यताओं को, उन नई संस्कृतियों को वो पसंद नहीं करता है। इस बात से इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इन्हीं बातों से ये ज़ाहिर होता है कि खोजी में दर हकीकत वो तंज़ है जो एक मिटती हुई तहज़ीब मुआशरती तग़य्युरात के ख़िलाफ़ अपने आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल करती है। अल्फाज थोड़े मुश्किल हैं, आप एक एक अल्फाज कुछ समझें। इन्हीं बातों से ज़ाहिर होता है कि खोजी में दर हकीकत यानी असल में इस बात से स्पष्ट हो जाता है, ये बात वाज़े हो जाती है, पता चल जाती है कि इसमें वो तंज़ है, तंज़ कहते हैं ताने को, जो एक मिटती हुई तहज़ीब, एक मिटती हुई सभ्यता, माशरती तग़य्युरात, माशरा यानी समाज, माशरती यानी सामाजिक, तग़य्युरात यानी परिवर्तन, बदलाव, तब्दीलियाँ, यानी सामाजिक परिवर्तन की जो तब्दीलियाँ हैं, जो सामाजिक बदलाव हुए हैं, उनके ख़िलाफ़ अपने आखिरी हुरबा यानी हथियार के तौर पर इस्तेमाल हुई है। यानी वो नए ज़माने की सोसाइटी को, इस नए कल्चर को, इस नई सभ्यता को पसंद नहीं करता है। वो आज भी उन्हीं पुरानी सभ्यताओं को, उन पुराने कल्चरों को ही पसंद करता है। और जब ज़माना बदल रहा है तो सचमुच इस ज़माने के बदलने में उसकी बातें एक तरह की तंज़ है जो सामाजिक बदलाव में देखी जाती है। एक तरह देखा जाए तो खोजी की बातों से ये पता चलता है, खोजी ये बात साबित करना चाहता है कि ज़माना बदल रहा है, ज़माना तरक्की की ओर जा रहा है, तो ये बेहतर है। लेकिन इस बदलते हुए ज़माने में जो चीज़ें, जो बातें एक नए ज़माने की तरक्की में फ़ायदेमंद होती है, उन बातों में कहीं ना कहीं नुकसान भी छुपा हुआ है। वो उन बातों पर तंज़ करता है। जैसे ज़माने की तरक्की के साथ मोबाइल का इजाफ़ा हुआ है, मोबाइल फ़ोन का इजाफ़ा हुआ है। आप चाहें तो इससे इल्मी चीज़ हासिल कर सकते हैं, इससे अच्छी चीज़ें हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसी जगह मोबाइल का दुरुपयोग, मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी किया जा रहा है। बदलते ज़माने के दौर के हिसाब से हमारे कपड़े, हमारा रहन सहन, हमारा पहनावा, सब चीज़ें अजब ढंग की होती जा रही है, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त जैसे भी कई सारे मामले पेश आते हैं। तो इस तरह बकौल खोजी का कहना कुछ इस तरह है। खोजी इस तरह तंज करता है कि ये नया ज़माना, ये बदला हुआ ज़माना कई जगह, कहीं तरक्की के नाम पर कई जगह गलत राह पर जा रहा है। आगे देखिए, ये कभी ना भूलना चाहिए कि आज़ाद और खोजी मिलकर उस वक्त की ज़िंदगी की तस्वीर बनाते हैं। यानी हमें ये बात नहीं भूलना चाहिए कि जिस तरह आज़ाद हीरो है, अगर हीरो है उस ज़माने में तो विलेन नहीं होगा, अगर हीरो है तो विलन भी होगा, अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी होंगे, अगर अच्छे लोगों की समझ वाले, अच्छे शऊर वाले लोग होंगे तो नासमझ और बेवकूफ़ लोग भी होंगे। तो सरशार ने इन दोनों किरदारों के ज़रिए बताया है। उन दोनों को मिलाकर, यानी सिर्फ एक आज़ाद के किरदार से ही हम उस पूरे नावल को वाज़े तौर पर समझा नहीं सकते, नावल को वाज़े नहीं कर सकते। हमें उन दोनों किरदारों को मिलाना होगा, उन दोनों किरदारों से ही उस दौर की तस्वीर सामने आती है। एक के बग़ैर दूसरा अधूरा रह जाएगा, एक दूसरे के लिए उक़वी ज़मीन का काम देता हुआ मालूम होता है। सरशार ने एक ही किरदार के दो टुकड़े कर दिए हैं। इंसानी सीरत के जिन पहलुओं में उनको बुलंदी फ़िक्र और रब्त नज़र आया, वो आज़ाद के लिए मखसूस कर दिए, और जिनमें पस्ती फ़िक्र और बेढंगापन था, वो खोजी के सर मढ़ दिए। चुनांचे दोनों का तकाबुली मुताला बड़ी आसानी से किया जा सकता है। यानी सरशार ने क्या किया है, एक ही किरदार के दो टुकड़े कर दिए, यानी इन दोनों किरदारों के ज़रिए अच्छाई और बुराई को अलग अलग करके समझाया है। उस दौर के मामलात को, उस दौर के हालात को इन दो किरदारों के ज़रिए समझाने की कोशिश की है कि जो अच्छी बातें हुआ करती थी, जो सही बातें हुआ करती थी, जो बातें बुलंदी फ़िक्र, बुलंदी कहते हैं ऊंचाई को, फ़िक्र कहते हैं सोच विचार को, यानी बुलंदी फ़िक्र यानी उच्च विचार, अच्छे विचारों वाली जो बात आई, रब्त नज़र आया, वो सारी बातें मखसूस कर दी, यानी वो बातें ख़ास कर दी गई किसके लिए, आज़ाद के लिए। और जिन बातों में पस्ती फ़िक्र,
जिस तरह बुलंदी फ़िक्र उच्च विचार होते हैं, पस्ती फ़िक्र नीची सोच, घटिया सोच और बेढंगापन यानी बेतुकी सी बात, बेवकूफ़ों वाली बातें जो हुआ करती थी उसको खोजी के सर मढ़ दिया है, वो बातें खोजी के किरदार में डाल दी है और जो अच्छी बातें हुई थी वो आज़ाद के किरदार में डाल दी है। इस तरह से अच्छी और बुरी बातों को मिलाकर इन दोनों किरदारों को अलग अलग रूप में पेश किया है। चुनांचे दोनों का तकाबुली मुताला, तकाबुली कहते हैं कंपैरिजन टाइप में, हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो हम उन दोनों का बड़ी आसानी से मुताला किया जा सकता है। अगर मियाँ आज़ाद आलिम व फाजिल है तो खोजी भी अपनी इल्मियत का इजहार करता रहता है। आलिम फाजिल यानी पढ़े लिखे इंसान को आलिम फाजिल कहा जाता है, यानी आज़ाद जो है, इस किरदार आज़ाद का जो किरदार है वो क्या है, पढ़ा लिखा है, लेकिन खोजी भी अपनी इल्मियत का इजहार करता रहता है, यानी खोजी भी पढ़ा लिखा है, वो भी बार बार ये बात बताता रहता है। वो आज़ाद के साथ साथ फैज़ी की गज़लों के अशआर पढ़ता है, वो तबीबों के लिखे नुस्खों पर एतराज़ करता है, वो लिखा पढ़ा है और नज़म लिखा करता है, यानी कि खोजी भी पढ़ा लिखा है और फैज़ी की गज़लें पढ़ा करता है। फैज़ी एक फ़ारसी शायर हैं जो तकरीबन अकबर के ज़माने में, अकबर के दरबारी कवि हुआ करते थे जो कि फ़ारसी में बहुत उम्दा गज़लें लिखा करते थे। तो फैज़ी उनकी गज़लें पढ़ता है, उनकी गज़लें दोहराता रहता है, उनके अशार पढ़ता रहता है और तबीबों के नुस्खे यानी तबीब डॉक्टरों के लिखे हुए प्रिस्क्रिप्शन पर भी एतराज़ करता है, आपत्ति जताता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है, उनकी बातों को भी वो टोकता रहता है। ऐसा कुछ किरदार इसमें खोजी का बताया गया है कि वो पढ़ा लिखा भी है और नज़में भी पढ़ा करता है और नज़में लिखा भी करता है, अगरचे उसकी इल्मियत भी बेसलीक़गी का शिकार है। हालांकि वो पढ़ा लिखा है पर बेसलीका है, यानी इसमें कोई सलीका नहीं, कोई ढंग नहीं, उसकी पढ़ाई लिखाई भी कोई काम की नहीं है। उसकी पढ़ाई लिखाई तो है, पढ़ा लिखा तो है, पर उसमें सलीका नहीं, अदब नहीं है। सच ये है कि जब इंसान का इल्म नामुकम्मल और बेतरतीब होता है तो उसमें दोनों पहलू निकलते हैं। सच है नामुकम्मल यानी अधूरा, जब इंसान का इल्म अधूरा रह जाता है, जब कोई इंसान आधा पढ़ा लिखा रह जाता है तो उसमें इस तरह की बेढंगी बातें आ जाती हैं। जैसे आपने कहावत सुनी होगी, थोथा चना बाजे गणा, यानी जो कम पढ़ा लिखा होता है वो ज़्यादा बकबक किया करता है और अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा बताया करता है। मियाँ आज़ाद बहादुर हैं तो खोजी भी अपनी बुज़दिली को अमल के पर्दों में छुपाने की कोशिश में मसरूफ़ है। मसरूफ़ कहते हैं बिज़ी, यानी आज़ाद जो है बहादुर है पर ये बहादुर तो नहीं है, लेकिन अपनी बातों से बार बार इस बात को मनवाने की कोशिश करते हैं कि मैं भी बहादुर हूँ, मैं भी बहादुर हूँ। आशिक मिजाज दोनों हैं और दोनों के इश्क में एक अजीब तरह की नाहमवारी है। नाहमवारी मतलब असमानता, असमता। आशिक मिजाज दोनों ही हैं, दोनों इश्क मिजाजी दोनों का रवैया है, लेकिन दोनों के इश्क में, दोनों की आशिकी करने में एक अजीब तरह की नाहमवारी है, एक असमानता है। फ़र्क सिर्फ मज़ाक सलीम और हुस्ने इंतखाब का है। मज़ाक सलीम मतलब अच्छा ज़ौक़, अच्छा वाला मज़ाक, और हुस्ने इंतखाब मतलब इंतखाब करने का सलीका, इंतखाब करने का तरीका, यानी दोनों की बातों में मज़ा है, दोनों की बातों में मजाक है, लेकिन उन दोनों के मजाक का ढंग थोड़ा अलग अलग है। ज़राफ़त और बज़ला संजी दोनों के यहाँ है, लेकिन सतह का फ़र्क है। ज़राफ़त और बज़ला संजी का मतलब होता है हंसी मजाक की बातें। वो हंसी मजाक की बातें दोनों ही के किरदार में डाली गई हैं, लेकिन सतह का फ़र्क है, यानी स्तर का फ़र्क है। उन दोनों की हंसी मजाक में भी एक अलग अलग रंग नज़र आया करता है। इस तरह ये नज़र आने लगता है कि खोजी और आज़ाद दोनों मिलकर एक मुकम्मल तस्वीर बनाते हैं, यानी खोजी और आज़ाद दोनों मिलेंगे, उन दोनों के किरदारों से ही एक मुकम्मल, एक कंप्लीट तस्वीर बनती है। किसकी तस्वीर? उस दौर की तस्वीर। अलहदा अलहदा उनमें से कोई भी मुकम्मल नहीं, यानी दोनों मिलकर ही एक तस्वीर बनाते हैं। अगर दोनों को अलहदा कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, तो वो तस्वीर क्या रह जाएगी? इनकम्प्लीट रह जाएगी, वो मुकम्मल नहीं हो पाएंगे, कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। खोजी की सीरत आज़ाद की सोहबत में नुमायाँ हो सकती थी, दूसरे के साथ और दूसरे माहौल में दब कर रह जाती। वो आज़ाद ही की बिगड़ी हुई शक्ल है। आज़ाद को बिगाड़ दिया जाए तो वो खोजी बन जाएगा, और खोजी को संवार दिया जाए तो वह आज़ाद के करीब पहुंच सकता है। यानी आज़ाद और खोजी के किरदारों को कुछ इस तरह पेश किया गया है, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे आपने क्लास में ब्लैक बोर्ड देखा होगा,
ब्लैक बोर्ड पर जब चौक चलाई जाती है तो उस चौक का रंग होता है सफ़ेद। उस सफ़ेद चौक को जब लिखा जाता है तो उसके लिए ब्लैक बोर्ड का होना ज़रूरी है। हम किसी सफ़ेद सतह पर वो सफ़ेद चौक जब चलाएंगे तो हमें वो चीज़ नज़र नहीं आएगी। इसी तरह आपने वाइट बोर्ड देखा होगा जिससे ब्लैक मार्कर से लिखा जाता है। अब ये देखिए, अगर आप उस ब्लैक मार्कर को आप अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे, उस सफ़ेद चौक को उस सफ़ेद बोर्ड पर लिखेंगे, तो क्या वो चीज़ वाज़ेह हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी। यानी उस चौक को दिखाने के लिए हमें ब्लैक बोर्ड का रहना ज़रूरी है और ब्लैक मार्कर को दिखाने के लिए उस वाइट बोर्ड का होना ज़रूरी है। इसी तरह इन दोनों के जो किरदार पेश किए गए हैं, तो खोजी की सीरत आज़ाद की सोहबत में ही नुमायाँ हो सकती है। अगर आज़ाद का अच्छा किरदार इसमें नहीं होता तो खोजी के बुरे किरदार को इसमें ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता। और अगर खोजी के बुरे किरदार को देखना है तो आज़ाद का अच्छा किरदार होना ज़रूरी है। आज़ाद का अच्छा किरदार देखना है तो खोजी का बुरा किरदार होना ज़रूरी है। दोनों ही एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं, यानी दोनों के किरदार तभी नुमायाँ हो पाएंगे, तभी स्पष्ट हो पाएंगे जब उन दोनों का रवैया अलग अलग होगा। दोनों के एहसासात, दोनों के चाल चलन और जो दोनों का हर तरह का उनका रंग ढंग जब अलग अलग होगा तभी वो दोनों एक दूसरे में नज़र आएंगे। अलबत्ता उन दोनों की असली पहचान नज़र नहीं आ पाती। लेकिन खोजी आज़ाद का एक बिगड़ा हुआ खाका होने के बावजूद अपनी हस्ती हमसे मनवा लेता है और संजीदगी की दुनिया से बाहर निकलकर हमसे संजीदा तनकीद के सारे हुर्बे छीन लेता है। हालांकि खोजी का किरदार आज़ाद हीरो है, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आज़ाद इस नावल का हीरो है, लेकिन खोजी का किरदार भी इस तरह का ख़ास किरदार है कि वो मनवा लेता है अपनी हस्ती, अपना अस्तित्व मनवा लेता है कि हाँ, मैं भी इस कहानी में बहुत अहम किरदार रखता हूँ। वो अपने किरदार से अपनी बात मनवा लेता है और हम एक संजीदा किरदार जहाँ आज़ाद का देखते हैं, वहीं एक बेतकल्लुफ़ अंदाज में इसका खोजी का किरदार भी हम देख सकते हैं और हम खोजी के किरदार को भी इस नावल में अहम किरदार मान लेते हैं। लाउबालीपन के बावजूद उसमें एक तसलसल है। तसलसल यानी कंटिन्यूटी, लगातार। वो लाउबालीपन यानी आलसी है, सुस्त है, लेकिन उसका सुस्त होना भी एक उसका रवैया है, उसका तौर तरीका है। ये ऐसा तरीका है जो बनावटी नहीं है, ये एक ऐसा तरीका है जो उसके अंदर उसकी नफ्स में शामिल है। वो चीज़ उसकी अफ्यून की डिबिया, उसके चंद ज़बान ज़द फ़िक्रे, क़रौली की हर कदम पर याद, आज़ाद से मोहब्बत, पानी से खौफ, अपनी कमज़ोरियों और गलतियों से बेखबर होना, अपने को हसीन और ख़ूबसूरत समझना, अकड़, गुस्सा, ये सब ऐसी बहुत सी दूसरी बातें हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर उसके हर अमल और फ़ैल से ज़ाहिर होती हैं। खोजी की जो ख़ासियतें हैं, खोजी की जो खसूसियतें हैं, उसमें बताया गया है कि उसके अफ्यून की डिबिया, उसके चंद ज़बान फ़िक्रे मतलब उसके ज़ुबान से निकलने वाली वाक्य, उसके ज़ुबान से निकलने वाली बातें, बहुत अजीब और बेढंगीपन की उसकी बातें, जो कि सुनने में और पढ़ने में दिलचस्प हुआ करती हैं। उसकी करौली की हर कदम पर याद, यानी बार बार उस करौली को याद करना। करौली का मतलब एक चाकू जैसा एक हथियार हुआ करता है, खंजर जिसे कहते हैं। वो बार बार उसे याद करता है नावल में जब जब कहानी और किस्सा आगे बढ़ता रहता है। उसका आज़ाद से मोहब्बत, यानी आगे किरदार, आगे कहानी कुछ ऐसी भी होती है कि उस आज़ाद से मोहब्बत रहती है। पानी से उसका खौफ, पानी से उसका डर, अपनी कमज़ोरियों और गलतियों से बेखबर होना, अपने आप को कमज़ोर ना समझना, अपनी गलतियों को तर्क कर देना, अपनी गलतियों पर ध्यान ना देना, अपने आप को हसीन भी समझना, अपने आप को खूबसूरत भी समझना, कभी अकड़ भी करना और कभी गुस्सा भी करना। ये बहुत सी ऐसी बातें थी जो उसके किरदार में शामिल की गई थी और इन सब बातों से वो हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के हर अमल और फ़ैल से ज़ाहिर होती है। यानी अकड़, गुस्सा, ये कुछ ऐसी सलाहियतें हैं, कुछ ऐसे एहसास हैं, कुछ ऐसी खसूसियतें हैं जो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हाँ, लखनऊ के लोग हैं तो गुस्सा करते होंगे, नहीं, हिंदुस्तान के लोग हैं तो गुस्सा करते होंगे। ये ऐसी खसूसियत है जो इस दुनिया के हर शख्स में पाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे खसूसियतों का वो एक मरकज़ था अपने आप में। कोई औरत उसका कद और चेहरा देखकर हंसती है तो वो समझता है कि उसकी तेज़ निगाह से घायल हो गई, यानी वो उस पर फरिफ्ता हो गई। यानी कोई औरत जब उसे देख लेती थी तो वो ये समझता था कि हाँ, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ और मुझे देखकर
मेरे इश्क में घायल हो गई, मेरे इश्क में फरेफ्ता हो गई। खोजी में एक दुनियादार आदमी का तदब्बर भी है, यानी खोजी सिर्फ एक मजाकिया कॉमेडी किरदार नहीं है, खोजी में एक आम इंसान की सारी ख़ास बातें भी हैं। मियाँ आज़ाद बीमार होते हैं, किस्सा आगे बढ़ता है और किस्से में कुछ ऐसे वाक़यात भी आते हैं कि मियाँ आज़ाद क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। हकीम साहब जब उन्हें देखने आते हैं तो वो नीम हकीम है, नीम हकीम ख़तरे जान, यानी नीम हकीम का मतलब आधा बुद्धिमान, कम दिमाग वाला या आधा डॉक्टर। खोजी एक तमद्दुनी मरकज़ से ताल्लुक़ रखने की वजह से उन्हें भांप लेता है और करौली की धमकियों से उन्हें भगाकर खुद नुस्खा लिखता है। यानी वो जिस तमद्दुनी मरकज़ में रहता है, तमद्दुन कहते हैं सभ्यता को, समाज को, यानी वो जिस समाज में रहता है वहाँ के लोगों के हाल चाल वो समझता है, क्योंकि उसमें इतनी समझ है। तो उसने ये अंदाज़ा लगा लिया कि वो जो डॉक्टर उसे देखने आए हैं, मियाँ आज़ाद को जो हकीम देखने आए हैं वो नीम हकीम हैं, वो आधे डॉक्टर हैं, और उनको अपनी करौली की धमकी हो, यानी अब वही अपने खंजर की, अपने चाकू की धमकी से उन्हें भगा देता है और खुद नुस्खा लिखता है, खुद ही उनके लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखता है। सरा में एक कत्ल हो जाता है तो खोजी ही तदबीर बताता है कि किस तरह वो और उसके साथी अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। उसमें इतनी समझ है कि वो दारोगा की रिश्वत में शरीक हो जाए और बहरूपिये की शरारतों का बदला उसकी बीवी से ले। नावल में कुछ इस तरह के एक वाक़यात भी पेश आते हैं कि एहतशाम हुसैन बताते हैं कि एक वाक़या ऐसा होता है कि इनके हाथ से और इनके दोस्तों के हाथ से किसी का कत्ल हो जाता है, तो उसमें इतनी समझ है, इतना शऊर है, उसमें ऐसी दिमागी ताकत है, उसमें कुछ इस तरह का खुराफाती दिमाग है कि वो उनको छुड़ाने के लिए और किस तरह यहाँ से आज़ाद हो सकता है उस तरह की तरकीब भी लगा लेता है। और उसमें इतनी समझ भी है कि वो दारोगा से रिश्वत, यानी पुलिस वाले से रिश्वत के अंदर क्या हो जाता है, साझेदार हो जाता है कि आज हम दोनों क्या कर लेंगे, 50-50 कर लेंगे, हम दोनों आधा आधा कर लेंगे। यानी रिश्वत देता है लेकिन रिश्वत के अंदर भी उसका शरीक हो जाता है, हिस्सेदार हो जाता है, और बहरूपिये की शरारतों का बदला उसकी बीवी से लेता है, और किसी बहरूपिये ने अगर कोई शरारत कर दी है तो उसका बदला उसकी बीवी से ले लेता है। ऐसा इस नावल के वाक़यात में होता है। अगर आप नावल पूरा पढ़ेंगे तो आपको उसमें सारे वाक़यात नज़र आएंगे। यहाँ पर छोटी छोटी उसकी झलकियाँ सिर्फ अल्फाजों में दिखाई गई है। खोजी की अकड़ जिससे उसे काफ़ी नुकसान पहुँचता है, उसके एहसास बरतरी की मज़हर है। खोजी हमेशा अकड़ रखता है और उससे उसको हमेशा नुकसान पहुंचता रहता है, ये नावल में बार बार बताया गया है। लेकिन उसके एहसास की बरतरी का मज़हर है, उसके एहसास से बरतरी यानी हमेशा अपने आप को बड़ा रखने की ज़रूरत भी उसे पड़ती है। अपने आप को हमेशा बड़ा बताना ये उसकी मजबूरी भी है और उसका रवैया भी। वो अपने आप को हमेशा अकड़ में अपने आप को हमेशा बड़ा बताया करता है, अपने आप को लोगों से बढ़कर और बरतर बताया करता है। वो अपना नाम कम से कम मुफ्ती ख्वाजा बदी साहब अलैहि रहमा वल गुफरान बताता है। हालांकि खोजी में ऐसी कोई ख़ासियत नहीं है, खोजी एक अच्छा कैरेक्टर, एक अच्छा पात्र नहीं है, पर फिर भी उसके पात्र को एक मज़ाहिया अंदाज में पेश किया गया है और उसका नाम भी इतना बढ़ा चढ़ाकर, ये सारे आदाब व अलक़ाब हैं, नाम उसका सिर्फ ख्वाजा बदी नाम है, तो उस अपना नाम बताता है मुफ्ती ख्वाजा बदी साहब अलैहि रहमा, जिस पर अल्लाह की रहमत हो, वल गुफरान, जिसकी मग़फ़िरत हो। ये सारे उसके आदाब व अलक़ाब से अपने नाम को बड़ा चढ़ाकर बताता है। हार जाने के बाद हार नहीं मानता और मार खाने के बाद अपनी करौली को ज़रूर याद करता है। यानी जब किसी मसले में, किसी मामले में हार मान जाता है लेकिन हार नहीं मानता, भले ही हार जाता है पर वो हार नहीं मानता, अपने आप को हमेशा बढ़तर बताना उसकी ज़रूरत है, अपने आप को हमेशा बड़ा बताता है। और जब मार खा लेता है, पिट जाता है, तो भी अपनी करौली की धमकी हमेशा याद आती है। जब पिट भी जाता है तो बार बार करौली याद करता है कि चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, किससे, अपनी करौली से। करौली यानी चाकू वाला, चाकू जैसा, खंजर जैसा हथियार। अगर वह ऐसा ना होता, अगर खोजी का किरदार ऐसा ना होता तो फसाना आज़ाद की शक्ल ही कुछ और होती, क्योंकि वही है जो इस तवील किताब को खुश्क होने से बचा लेता है। तवील यानी बहुत लंबी, एक 4000 सफ़ात की लगभग ये नावल लिखा गया है। अगर खोजी का किरदार ऐसा कॉमेडियन टाइप का मज़ाहिया किरदार ना होता तो फसाना आज़ाद की तस्वीर कुछ और होती है। ये एक संजीदा टाइप का नावल हो जाता जिसे सिर्फ संजीदा लोग ही पढ़ पाते, और ये नावल को खुश्क होने से बचाता है। खुश्क का मतलब होता है सूखा, लेकिन यहाँ सूखे से मुराद नहीं है, यहाँ है उसमें तरी। यहाँ खुश्क होने से मतलब है कि पढ़ने वाले में बोरियत महसूस ना हो, पढ़ने वाला
उसको दिलचस्पी से पढ़े, इंटरेस्ट से पढ़े। उसका किरदार इस नावल को क्या बनाता है, दिलचस्प बनाता है। अगर उसका किरदार इस तरह ना होता तो इस नावल में दिलचस्पी वाली बात शायद नहीं रह पाती। ये बात एहतशाम हुसैन अपने अल्फाज में कह रहे हैं। खोजी की वो खसूसियात जो उसे ज़वाल आमादा जागीरदाराना तमद्दुन का ख़ास किरदार बनाती है, उसका जज्बा वफ़ादारी है। यानी खोजी की सारी बातों को अगर छोड़ दिया जाए तो सब बातों में उसकी एक अच्छी बात भी है, वो क्या है, वफ़ादारी। क्योंकि वो इस नावल में उसका जो किरदार दिया है बड़ा वफ़ादार बताया है। जब वो नवाब साहब के यहाँ था तो उनका नमक ख्वार होने की हैसियत से उनकी मोहब्बत का दम भरता था, और जब यही वफ़ादारी आज़ाद की तरफ मुंतकिल हुई तो वो उनके लिए अपनी जान को मुसीबतों में डालने के लिए आमादा दिखाई देता है। यानी कि जब वो नवाब साहब के यहाँ काम करता था तो हमेशा नवाब साहब के यहाँ ही वफ़ादारी का सबूत दिया करता था, हर वक्त वफ़ादारी से काम किया करता था। नमक खार यानी नमक खाने वाला, यानी नमक हलाल जिसे नमक खार कहा गया है। तो जब उनकी मोहब्बत में दम भरता था, यानी हमेशा उनसे मोहब्बत से पेश आता था और उनके हर काम को बिल्कुल वफ़ादारी से किया करता था। लेकिन जब किस्सा आगे बढ़ता है और जब किस्से में आगे कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि वो आज़ाद के साथ हो लेता है, तो जब ये वफ़ादारी आज़ाद की तरफ मुंतकिल हो जाती है, मुंतकिल यानी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो उसकी तरफ आज़ाद के लिए भी उतनी ही वफ़ादारी निभाता है जितनी वो नवाब साहब के यहाँ निभाया करता था। तो उसकी वफ़ादारी को बताया है कि जिस तरह वो नवाब साहब के काम करता था तो वहाँ भी पूरा वफ़ादार था, और जब आज़ाद के पास था तो आज़ाद के यहाँ भी पूरा वफ़ादार था। यानी उसकी वफ़ादारी उसकी तमाम ऐबों के अलावा एक ख़ास अच्छाई भी है। वो बना हुआ दरबारी ज़रीफ़ या भांड नहीं, वो बना हुआ दरबारी ज़रीफ़ या भांड नहीं है, बल्कि एक नफ्सियाती किरदार है जिसमें सच्चाई और अपनी फितरत के साथ खलूस पाया जाता है। यानी वो कोई कॉमेडियन कैरेक्टर नहीं है, ये उसका बनावटीपन नहीं है, उसकी बातें वो जानबूझकर ऐसा नहीं करता है, वो हंसी मजाक वाला किरदार नहीं है, बल्कि नफ्सियाती, उसका नफ्सियाती मतलब मनोवैज्ञानिक किरदार है। उसका मन ही ऐसा है, उसका हालात, उसके तौर तरीका, उसका रवैया ही ऐसा है कि वो इस तरह की ही बातों से पेश आता है। उसका बोलने चालने का, उसके रहने सहने का ढंग ही ऐसा है। उसमें सच्चाई है, उसकी फितरत में खुलूस है। खुलूस का मतलब भी सच्चाई हुआ करता है। उसकी खुलूस, उसकी फितरत में क्या है, सच्चाई है। यानी जैसा है उसमें कोई बनावटीपन नहीं है, वो जैसा अंदर से है वैसा ही बाहर से है। जब नवाब साहब का बटेर सफ़े शिकन अली शाह गुम हो गया और उसकी तलाश में लोग निकल खड़े हुए तो उस वक्त आज़ाद ने भी बटेर को ढूंढ निकालने का वादा किया। जब नवाब साहब का यानी नवाब जुल्फ़िकार का जब बटेर गुम हो गया था, खो गया था, तो सभी लोग इस काम में लगे हुए थे। तो सभी ने कहा मैं ढूंढ लाऊंगा, मैं ढूंढ लाऊंगा। तो उस वक्त आज़ाद भी वहीं था और आज़ाद ने कहा मैं बटेर ढूंढ लाने का काम करूंगा, मैं आपका बटेर ढूंढ कर ला दूंगा। लेकिन खोजी अपने वली नेमत यानी नवाब साहब की वफ़ादारी में आज़ाद पर एतबार नहीं करना चाहता है, क्योंकि खोजी पुराना किरदार है। खोजी 60 साल का बूढ़ा है, 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति है, और वो नए लोगों पर क्या नहीं करता है, एकदम से भरोसा नहीं करता, एतबार नहीं करता है। एतबार का मतलब भरोसा, विश्वास। शायद नवाब साहब को जुल दे जाए और बटेर के साथ साथ उनका गम भी नवाब को लग जाए। जुल का मतलब होता है धोखा देना। यानी खोजी आज़ाद जब ये कहता है कि मैं आपका बटेर ढूंढ कर ला दूंगा, तो खोजी इस बात से इनकार कर देता है। खोजी उस पर भरोसा नहीं करता है। खोजी को ऐसा लगता है कि जैसे नवाब साहब को जुल दे जाए, नवाब साहब को कोई धोखा दे देगा। और पहले ही नवाब साहब को इस बात का गम है, इस बात से पहले ही वो रंजीदा हैं कि उनका बटेर सफ़े शिकन अली शाह खो गया है। अब उनको इस बात का भी गम लग जाएगा कि उन्हें किसी ने धोखा दे दिया। फिर जब आज़ाद के साथ उसकी वफ़ादारी और मोहब्बत की आजमाइश का वक्त आता है तो उसे आज़ाद ही की बही ख्वाही से काम है। बही ख्वाही यानी खैर ख्वाही, उसकी भलाई से। यानी पहले जब वो नवाब साहब के यहाँ काम करता है, नवाब साहब की तरफ होता है, तो सिर्फ नवाब साहब की भलाई चाहता है, सिर्फ उन्हीं का खैर ख्वाह रहता है। लेकिन जब वाक़या किस्सा आगे बढ़ता है और जब वो आज़ाद के साथ हो लेता है तो उसे आज़ाद की ही भलाई की फ़िक्र होती है और दूसरी कुछ नहीं। यानी जिसकी तरफ भी जाता है वो पूरी वफ़ादारी से अपना काम निभाता है, पूरी वफ़ादारी निभाता है। वो आज़ाद को ऐसी नसीहतें करता है जो सिर्फ़ एक खैर ख्वाह ही कर सकता है। खैर ख्वाह का मतलब होता है शुभ चिंतक। यानी वो आज़ाद को ऐसी नसीहत करता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है जो एक शुभ चिंतक, एक भला चाहने वाला ही कर सकता है। जैसा कि भी कहा गया है कि उसकी ज़िंदगी में
किसी किस्म की बनावट नहीं मालूम होती, और अगर है तो इतनी गहरी है कि वो उसकी फितरत का जुज़्व बन गई है। जैसा कि अभी कहा गया, उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म की बनावट नहीं मालूम होती, और अगर है तो इतनी गहरी है कि वो उसकी फितरत का जुज़्व बन गई है, जिसे किसी वक्त उसकी ज़ात से अलहदा नहीं किया जा सकता। यानी कि अभी नावल के किरदारों से उस नावल के उसके किरदार में कोई ऐसी बनावटीपन नहीं है। वो जैसा भी है सच्चा है, उसकी बातों में खलूस है, उसके किरदार में सच्चाई है, कोई बनावटीपन नज़र नहीं आता। और अगर कोई ऐसी बात है भी तो इतनी ज़्यादा बनावटीपन अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत भी नज़र आता है तो बनावटीपन इतना ज़्यादा गहरा उसमें दर्शाया गया है, इतना गहरा उसमें शामिल किया गया है कि उसकी ज़िंदगी का जुज़ बन गई। जुज़ मतलब हिस्सा बन गई है। आपको लगेगा कि ये इसकी फितरत है, ये इसकी आदत में शुमार हो चुकी है। बिल्कुल यही बात उस मुआशरत के लिए भी कही जा सकती है जिससे उसका ताल्लुक़ था। तो जैसी उसकी आदतें थी, जिस तरह का उसका ढंग था, और वो ढंग इतना ज़्यादा उसके अंदर घुस चुका था, वो ढंग इतना ज़्यादा उस पर ढल चुका था कि वो उसकी आदतों में शुमार होने लगा था। तो जिस तरह का उसका ढंग, हम उसकी आदतों को बनावट नहीं कह सकते, उसी तरह उस माशरत का, उस समाज का भी हाल यही था। उस समाज में जो भी हालतें थी, उस समाज के लोगों की जो आदतें थी, उस समाज का जो रंग ढंग था, वो समाज की क्या धीरे धीरे आदत बन चुका था। माशरत में ये चीज़ बहुत जल्द नुमायाँ हो जाती है, बहुत जल्द स्पष्ट हो जाया करती है। खोजी की तस्वीर हर किरदार ने अपने अपने मजाक के मुताबिक खींची है। यानी जितने भी मुसन्निफ़ हुए हैं, उन अलग अलग लोगों ने जो खोजी का किरदार अपने अपने नावलों में, अपनी दास्तानों में इस्तेमाल किया है, सब ने अपने अपने ढंग से अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया है। अगर सबको इकट्ठा करें तो सरशार की ज़बान में कह सकते हैं कि खोजी मुजस्सम शामत, पस्ता कामत, कोताह गर्दन, तंग पेशानी, खबासत और शरारत की निशानी था। यानी शरशार ने खोजी के किरदार को जो इस्तेमाल किया है, खोजी का किरदार जो बुना है, उस किरदार की जो ख़ास खासियतें, उसकी जो खसूसियतें बयान की है, वो कुछ उस तरह है। मुजस्सिम शामत यानी अच्छी कदकाठी, पस्ता कामत यानी ठिगना यानी कम हाइट वाला, कोताह गर्दन यानी छोटी गर्दन, तंग पेशानी यानी छोटी पेशानी, सिकुड़ी हुई पेशानी, खबासत और शरारत। खबासत बना है खबीस से यानी शैतान से, शैतानी से भरा हुआ, और शरारत से यानी हर वक्त शरारतें करने वाला उसका किरदार है। सरशार ने खबासत का लफ्ज़ कुछ ज़्यादा मुनासिब नहीं इस्तेमाल किया है, क्योंकि उसके नफ्स में कीना परवरी नहीं पाई जाती। कीना परवरी का मतलब क्या होता है? छुपी हुई दुश्मनी, मन में धोखा, किसी के लिए बुरा चाहना। खबासत का मतलब खबीस वाली बातें, उसमें शैतानी वाली बातें नहीं थी। वो शैतान नहीं था, वो इस तरह का नहीं था। बेशक उसकी आदतें थी, उसका किरदार था, कुछ टेढ़ा उसका किरदार था, लेकिन किसी के लिए उसके दिल में कीना परवरी नहीं थी, किसी के लिए उसके दिल में दुश्मनी नहीं थी। उसका किरदार जैसा भी था, सच्चा किरदार था। एहतशाम हुसैन के हिसाब से, एहतशाम हुसैन की नज़र में, उनकी राय में, सरशार ने उसके लिए ये लफ्ज़ खबासत वाला मुनासिब तौर पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। हाँ, उसमें और अयूब ज़रूर हैं। ये अयूब है, अयूब नहीं है, ठीक है। अयूब मतलब ऐब की जमा है अयूब, एक है तो ऐब और बहुत सारे हैं तो अयूब। उसमें बहुत सारे ऐब ज़रूर हैं, ये बात तो माननी पड़ेगी, लेकिन उसमें खबासत वाली बात, उसमें खबीस वाली शैतानी वाली बात नहीं है। बेचारे की सूरत ही ऐसी है कि कोई उसे शरीफ समझता ही नहीं, उसे शरीफ नहीं समझता। उसकी सूरत ही ऐसी है कि कोई उसे शरीफ समझता भी नहीं है। उसकी सूरत का, उसका किरदार ही कुछ इस तरह का बुना गया है, यहाँ तक कि खुद उसे अपनी शराफत पर शक होने लगता है। वो अपनी सूरत देखने के लिए आईना मांगता है। यानी कुछ किस्से ऐसे भी आते हैं, कुछ किस्से में एक वाक़या ऐसा भी आया है कि उसे खुद अपनी शराफत पर शक है और वो अपनी शराफत के लिए, अपनी शराफत को देखने के लिए, अपनी सूरत देखने के लिए आईना मंगवा लेता है। खोजी को अपने ख़ानदान और आबा व अजदाद की भी ठीक खबर नहीं है। उसे अपने बाप दादा की भी कोई खबर नहीं है कि मेरी पुश्तें कहाँ हैं, मेरे पूर्वज कहाँ हैं। एक जगह पर तो अपने दफन की वसीयत के सिलसिले में कहता है कि मैं जहाँ भी मरूँ मुझे मेरे वालिद के पहलू में दफन करना। कभी कभी वो क्या फरमाता है कि जब मैं मर जाऊँ तो मेरी लाश को, मेरी मैयत को कहाँ दफन करना? मेरे वालिद साहब के नज़दीक में दफन करना। लेकिन फिर ख्याल आता है कि खुदा जाने वालिद थे भी या नहीं, लेकिन उसे तो इस बात का पता भी नहीं कि मेरे बाप दादा थे भी या नहीं। अगर थे तो ना जाने कब और कहाँ मरे।
कहाँ दफन हुए, इसलिए फ़ौरन बोल उठता है कि जो सबसे अच्छी खबर दिखाई दे उसके वालिद की खबर तस्लीम कर ली जाए, मान ली जाए और उसी के पहलू में उसे दफन कर दिया जाए। यानी जब उसे इस बात का ख्याल आता है कि मेरे बाप दादा कहाँ हैं, मेरे पूर्वज कहाँ हैं, थे भी या नहीं थे, थे तो कहाँ थे, मरे तो कहाँ मरे, दफन हुए तो कहाँ हुए, इससे किसी बात का खबर ही नहीं, किसी बात का शऊर भी नहीं था, किसी बात का उसे पता भी नहीं था। तो उसने बोला कि जो सबसे अच्छी खबर दिखाई दे, जो सबसे अच्छी खबर दिखाई दे वही मेरे वालिद साहब की कब्र मान ली जाए, तस्लीम कर ली जाए और उसी के पहलू, उसी के पास में मुझे दफना दिया जाए। अगर इस ख्याल का तज्जिया किया जाए, विश्लेषण किया जाए, तो शराफत के पुराने मयार पर तंज के अजीब व गरीब पहलू पैदा होते हैं। जिस वक्त शराफत का मयार बदल रहा हो उस वक्त खोजी की ज़बान से ऐसे शुकूक का इजहार बहुत ही बामानी है कि जब दुनिया बदल रही हो, ज़माना बदल रहा हो, ज़माने की हालात बदल रहे हों, ऐसे वक्त में खोजी के अल्फाज बहुत ज़्यादा मायने वाले, बहुत ज़्यादा कीमती अल्फाज, बहुत ही काम की बातें, जिस वक्त ज़माना बदल रहा हो उस वक्त खोजी की ये बातें बहुत ज़्यादा अहम साबित हुआ करती हैं। मुख्तसर ये कि खोजी हिंदुस्तान में हो या रूस, तुर्की और पोलैंड में, वो अपनी खसूसियतें अपने साथ लिए फिरता है। यानी खोजी को जितने भी लोगों ने, खोजी के किरदार को जिन भी मुसन्निफ़ों ने, जिन नावल निगारों ने, जिस दास्तान निगारों ने इस्तेमाल किया है, चाहे वो हिंदुस्तान के हों, चाहे पोलैंड के हों, चाहे तुर्की के हों, चाहे देश के हों, चाहे विदेश के हों, सभी में वो ख़ासियतें अपनी साथ लिए फिरता है। यानी सभी में खसूसियतें पाई जाती है। वो अपनी तहज़ीब का अलम बरदार है, वो अपनी सभ्यता का अलम बरदार है। उसका लाउबालीपन उसे बददिल होने से और उसका यकीन उसे शिकस्त खाने से बचाता है। शिकस्त कहते हैं पराजय को, हारने को। यानी उसका यकीन, उसे इस बात का यकीन है, उसे अपने आप पर पूरा विश्वास है, कॉन्फिडेंस, अपने आप पर आत्मविश्वास है, जो उसे हमेशा हारने से, शिकस्त खाने से, पराजय होने से बचा लिया करता है। उसे देखकर हमारे नज़र में ज़िंदगी के बड़े बड़े सवाल बेमानी नज़र आने लगते हैं। उसका किरदार ऐसा है कि जब हम बड़ी बड़ी परेशानियों में, दुनिया के बड़े बड़े मसलों मसाइल में उलझे होते हैं, तो उसे देखकर, उसके किरदार को देखकर दुनिया के बड़े बड़े मसलों मसाइल भी हमें छोटे मोटे लगने लगते हैं, बिल्कुल बेफिजूल लगने लगते हैं और उसकी बेउसूली माहौल पर कब्ज़ा जमा लेती है और हम दुनिया की सारी बातों को भूल कर उसके किरदार में हम घुस जाते हैं, उसके किरदार में ध्यान लगा कर बैठ जाते हैं। उसकी बनाई हुई दुनिया में हम मज़े ले लेकर सैर कर सकते हैं और हमें एहसास भी ना होगा कि हम किस कदर गैर संजीदा हो गए, हम कैसे गंभीरता से हम उसकी दुनिया में चले गए, हम किस तरह खोजी की बनाई हुई दुनिया में चले गए। खोजी का बेतकल्लुफ़ाना अंदाज़, खोजी का अलहड़पन, बेढंगापन, हम जब कंटिन्यू उस नावल को पढ़ते रहते हैं तो धीरे धीरे हम उसके किरदार में घुसते चले जाते हैं, धीरे धीरे हम उस किरदार में ढलते चले जाते हैं और हम दुनिया के बड़े बड़े मसला मसाइलों को, दुनिया की दूसरी परेशानियों को, दुनिया की दीगर बहुत सी बातों को भूल चुके होते हैं। हमें सिर्फ याद रह जाता है खोजी और खोजे किरदार, खोजी की बातें, हमें सिर्फ यही हमारे जहन में घूमती फिरती रहती हैं। ये सबक लिखा है एहतशाम हुसैन ने, जो कि एक क्या है, तनकीदी मजमून है। ये तनकीदी मजमून है फसाना आज़ाद नावल का, जो कि पंडित रतननाथ शरशार ने लिखा था। हम सबक के शुरू में ये बता चुके थे कि तनकीदी मजमून किसी सबक पर, किसी सिन्फ पर, चाहे वो नसरी सिन्फ हो, चाहे नज़मी सिन्फ हो, उस सिन्फ पर उसकी अच्छाइयाँ, उसकी बुराइयाँ, उसकी खूबियाँ खामियाँ छांटना, उसको अलग अलग करना और अपनी राय ज़नी करना, यही तनकीदी मजमून कहलाता है। तो सैयद एहतशाम हुसैन ने पंडित रतननाथ शरशार के इस नावल को यानी फसाना आज़ाद के एक किरदार को चुना और उस पर इस तरह की तनकीद की, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ सभी आपके सामने वाज़ेह तौर पर पेश की और फिर आपके लिए ये राय ज़नी करने के बाद, उसकी राय देने के बाद आपके लिए पढ़ने के लिए छोड़ दिया कि अब आप अंदाज़ा लगाएं कि खोजी का किरदार कितना बेहतर, कितना सही और कितना काम का आपके लिए किरदार है। उम्मीद करता हूं आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर ये सबक आपके समझ में नहीं आया है तो इस वीडियो को एक बार, दो बार, आगे पीछे बार बार दोहरा कर देखेंगे तो आपको धीरे धीरे सबक समझ में आने लगेगा। इम्तहानात में इस सबक में से कई बार इख्तिबास दिया गया है, तो आप इस इख्तिबास के हर छोटे छोटे अल्फाज का मतलब अच्छी तरह से याद रखें
ताकि आपको इम्तहान में आसानी रहे और दूसरी दुश्वारियों से आप बच सकें। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक दीजिए शहजाद खान को इजाज़त। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।